नमस्कार मित्रों, सक्सेस गेन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, यूके ट्रिपल एस सी द्वारा पूर्व में प्रकाशित सभी विज्ञापन जिनका एग्जाम होना अभी शेष है, उन्हें भविष्य में यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। यूकेपीएससी ने इसके लिए चरणबद्ध तरीके से समय सीमा तय कर ली है। यूकेपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। साथियों, वर्ष 2023 आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। वर्ष 2023 आपके सपनों को पूरा कर सकता है। वर्ष 2023 आपके माता पिता की आंखों में रच बस रहे सपनों को, अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम आज से ये करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स का सेशन उत्तराखंड स्पेसिफिक होगा। इसके उपरांत हम जनवरी से जुलाई तक के सभी करंट के टॉपिक्स को अगले वीडियो में कवर करेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट के टॉपिक्स को कवर करने के लिए बहुत जल्द हमारी सीरीज शुरू होगी। साथियों, एग्जामिनेशन में स्टेट स्पेसिफिक और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी को कवर करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है। हमें एक निश्चित समय में, हर किसी के जीवन में समय निश्चित है, वही 24 घंटे हर विद्यार्थी के पास हैं। आपको हर कार्य के लिए समय निकालना पड़ेगा। एक स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। यदि आप एक स्ट्रेटजी से तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आपको एक स्मार्ट मेहनत करनी होगी, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी होगी। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी ही आपको आउटशाइन करेगी। यही स्ट्रेटजी आपको सफलता तक लेके जाएगी। साथियों, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। मित्रों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, जॉर्ज एवरेस्ट संग्रहालय कहाँ स्थित है? जॉर्ज एवरेस्ट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं चक्राता, नैनीताल, रानीखेत एवं मसूरी। देखिए, आपको एक एक भवन नजर आ रहा है। ये जो भवन है, यही यह संग्रहालय है। ये भवन को ही संग्रहालय का रूप दिया हुआ है। अभी कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये है जॉर्ज एवरेस्ट जो संग्रहालय है, ये मसूरी में बनाया जा रहा है। और जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? जॉर्ज एवरेस्ट एक महान सर्वेयर थे। जॉर्ज एवरेस्ट एक महान सर्वेयर थे जो अपने क्षेत्र के पुरोधा कहलाते थे। ये जो भवन है, ये सर जॉर्ज एवरेस्ट इसमें 11 साल तक उनने इसमें निवास किया था। ये उसको ओन करते थे। और 1830, माफ कीजिएगा, 1830 से 1843 तक ये इसी भवन में रहे। और 1865 में अंग्रेजों ने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी जो थी, जो उस समय माउंटेन्स को नेम किया करती थी, उस समय माउंट एवरेस्ट का नाम पीक 15 हुआ करता था। पीक 15 का नाम इनके सम्मान में ब्रिटिशर्स ने माउंट एवरेस्ट रखा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने इनके कार्यों की सराहना करते हुए, ये इनके टैलेंट को सराहते हुए माउंट एवरेस्ट का नाम इनके नाम पे उस जमाने में ब्रिटिशर्स ने रखा था। उस समय तक माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता। हमारा अगला अति महत्वपूर्ण सवाल है, देहरादून से जो मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे है, इसकी लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शन है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर। सबसे पहले तो आप इसके फैक्ट्स जानिए। ये प्रस्तावित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो आपका देहरादून से मसूरी का रास्ता है, अब जब समर वेकेशंस होती हैं, जो पीक टूरिस्ट सीज़न होता है समर वेकेशंस वाला, उसमें आप देखोगे तो देहरादून टू जो मसूरी हाईवे है, इसमें पूरा जाम होता है, जो बहुत ज़्यादा डिटर करता है आने से। जो टूरिस्टों को जो टूरिस्ट आते हैं उनको एक बड़ा अजीब सा जो है ये लगता है कि इस चीज़ों को देख के, और ये हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो प्रस्तावित रोपवे है, अगर ये बन जाता है तो इससे क्या होगा, हमारा एक तो ये डिस्टेंस, जो टाइम जो है, ये टाइम बहुत कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी, टाइम कम हो जाएगा। बहुत इजीली लोग देहरादून से आपका मसूरी पहुंच जाएंगे।
अब आप देखिए देहरादून तक तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, देहरादून तक आप बाय एयर जा सकते हो और बाय ट्रेन जा सकते हो। अब अगर वहाँ से आपको ये 5.5 किलोमीटर ट्रैवल करके मसूरी पहुँचने का ऑप्शन मिल जाए, एक तो रोपवे की वजह से टूरिज्म बढ़ेगा कि आप इतने सुंदर दृश्य देखते हुए जाएंगे। दूसरा इसलिए बढ़ेगा कि आपका समय बहुत बचेगा। तीसरा, कई सारे लोगों को पहाड़ में ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, वो समस्या कम होंगी तो वो लोग जिनको आने में समस्या होती है वो भी आ पाएंगे और ओवरऑल टूरिज्म बढ़ेगा। तो ऐसे लिंक करके आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपको ये पूछ सकता है कि एशिया का सबसे जो बड़ा रोपवे है वो कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा है वो हांगकांग में है। अब ये दूसरा, ये सेकंड नंबर रैंक हो जाएगा इसका ये जब बनेगा। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल है, राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? इसके ऑप्शंस हैं 900, 950, 980 या 984। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन 4, 984। अभी जो पांचवा आपका जो हुआ था, जो पांचवा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, हमेशा याद रखनी है इसको, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-22 जो इसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से यदि 1000 बालक जन्म ले रहे हैं तो उसके सापेक्ष सिर्फ 984 बालिकाएं ही हैं। तो जो जन्म दर है वो कम हो रहा है। एक सवाल तो ये बिल्कुल, ये आपको ये फिगर एकदम याद होनी चाहिए, 984 है। दूसरा, ऐसी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें जो बालिकाओं का जन्म दर है वो बालकों से ज़्यादा है। ये पूरी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें ऑड मैन आउट निकालने का क्वेश्चन या कहीं भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स के आपको नाम पता होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट्स हैं अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर। यहाँ क्या है, बालकों के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है और सब जगह कम है। और जो जन्म दर है, ओवरऑल जो जन्म दर है, जन्म दर जो है बालकों का जो है बालिकाओं से ज़्यादा है। एक आपको ये पता होना चाहिए। और चौथा, इससे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है क्योंकि अवेयरनेस का है, आजकल जो पेपर सेट होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, आपसे स्ट्रेट कुछ नहीं पूछते, वो आपकी नॉलेज को भांपते हैं कि आप कितना समझते हो। तो इसमें यह है, एक चीज़ निकल के आई है सर्वेक्षण में कि जो आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब जो हॉस्पिटल में डिलीवरीज हो रही हैं, उसका नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते 90% पहुंच गया है। उसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, आशा वर्कर्स हैं जो घर में जा जा के लोगों को अवेयर करती हैं, प्रिंट मीडिया में जो एड्स हैं, टीवीज़ में जो एड्स चलते हैं, या जो हॉस्पिटल के जो अपने प्रोग्राम्स चलते हैं अवेयरनेस कैंप, उन सब के वजह से ये 90% हो चुका है। और इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध। देखिए इस सेशन में मैंने सारे क्वेश्चन ही ऐसे लिए हुए हैं जो इस समय के करंट के हैं और हम उनको इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हम उसको लिंक कर सकें। एक क्वेश्चन में हम चार चार क्वेश्चंस तैयार कर सकें। अब चाल खाल, जब कभी आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे उत्तराखंड के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, पलायन पे या किसी भी चीज़ पे, जब उसके सॉल्यूशंस पे आप जाएंगे तो आपको ये चाल खाल शब्द सुनाई देगा। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। चाल खाल ये पूछ रहा है किस चीज़ से संबंधित है, ऑप्शन दे रहा है जल से, मृदा से, पलायन से, इनमें से कोई नहीं। तो चाल खाल हमेशा जो है जल से संबंधित होगा और किसी न किसी जल से, जलधारा से संबंधित होगा। तो ये क्यों बनाए जाते थे ये चाल खाल, आप देखेंगे बहुत पुराने समय से पहाड़ी राज्यों में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? पहाड़ में जो मुख्य कृषि है वो आधारित किस पे होती है? बारिश पे। सिंचित भूमि कम है, सिंचित भूमि कम है। सिंचित भूमि तो वही होंगी ना जो नदी के आसपास है, जो नदी के आसपास है, और अधिकतर तो ऊंचे पहाड़ों में खेत हैं। तो उनमें खेती कैसे होगी? वो तो बारिश पे डिपेंडेंट है। बरसात अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इन सब का समाधान है, आपकी जो ज़मीनें हैं, जो जंगल की ज़मीनें हैं, उनमें जगह जगह आप ये छोटे छोटे तालाब नुमा स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, छोटे छोटे पिट्स खोद देते हैं, उनमें कच्चे पत्थरों की चिनाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपको बरसात का पानी है उसका संचय हो जाता है। बरसात का पानी का संचय होगा तो क्या होगा, तो उस पूरे जो जोग्राफिकल एरिया है उसकी ज़मीन की नमी बढ़ जाएगी, उसका वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा। जो वहाँ पे पानी के सोर्सेज हैं, जो पीने के पानी के नौले हैं, उन सब में साल भर पानी रहेगा। आपकी ज़मीन में आर्द्रता, नमी अच्छी रहेगी तो आप खेती कर पाएंगे। अब ज़मीन में अगर आपका लेवल अच्छा है पानी का, तो जो पहाड़ों की तलहटियाँ होंगी उनसे धीरे धीरे पानी का साल भर रिसाव होगा
और जो आपकी पहाड़ की छोटी छोटी नदियां हैं उनमें साल भर जल रहेगा। उनमें जल रहेगा तो जो आपके पहाड़ के छोटे छोटे शहर हैं, छोटी सिटीज़ हैं, उनमें पीने की समस्या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है, ये इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं बार बार पूछा जाता है और अभी भी इसके बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। पांचवा सवाल फिर बहुत अच्छा है और इस समय न्यूज़ में है। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर्स कहाँ बन रहा है? एक सवाल तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, कहाँ बन रहा है। अगर एग्जामिनर को अभी नया नया है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछने का मतलब है तो वो आपको 4 डिस्ट्रिक्ट्स दे देगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करनी होंगी, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो ये जो बन रहा है ये अल्मोड़ा में बन रहा है। और अब फिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये बात हो रही है। आपको सिर्फ ये रट्टा नहीं मार लेना है कि ये कहाँ बन रहा है। अब ये रट्टा मारोगे तो आपका एक एग्जाम क्लियर होगा, कोई एक एग्जाम में एक सवाल कर पाओगे अगर सीधा पूछा, वो भी तब जब सीधा पूछा। थोड़ा सा घुमा देगा तो फिर नहीं बता पाओगे। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। जो नेचुरल वेजिटेशन होती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी वनस्पति होती हैं जिनमें रेशा होता है। अब उत्तराखंड में अगर आप ऐसी वनस्पतियों का नाम लें तो वो वनस्पति भांग है, आपका रिंगाल है, कंडाली है, भीमल है, रामबास है। एक भाबर के क्षेत्र में घास होती है, वो भी बहुत फेमस है, इसको भाबर घास के ही नाम से जानते हैं। इसका भी फैब्रिक बनता है और ये बहुत डिमांड में है। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा जो ये नेचुरल फाइबर्स हैं जो उत्तराखंड में मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं आए। मेन स्ट्रीम का मतलब है इसके कपड़े अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में कॉमन नहीं हुए हैं। और कॉमन नहीं होने का रीज़न क्या है? या तो वो टेक्निक्स इतनी डेवलप नहीं हुई हैं इसके फाइबर को जो है बनाने की, इस रेशे से फाइबर यार्न। अब कोई फाइबर है, अब वो फाइबर से जब कपड़ा बनाना है तो फाइबर के बाद यार्न बनेगा, ऐसे रुई के गुल्ले बनेंगे। वो जो यान बनेगा, उस यान से फिर निटिंग होगी और उसके बाद जो है वो आपका फाइनली क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा। फैब्रिक क्या होता है? कपड़ा। अब इस कपड़े से आप अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। जैसे आज से 8 से 10 साल पहले बैम्बू फाइबर पे बहुत बनता था, उसका उसका फाइबर बनता था। यार्न टू फाइबर की जो है बड़ी प्रोसेस है, वो बनता था लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं था। अब उस पर रिसर्च हुई है, बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, तो अरविंद ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां उसकी जीन्स शर्ट्स आज बेचती हैं और वो बहुत स्किन फ्रेंडली मटेरियल होता है, बहुत ड्यूरेबल मटेरियल होता है और बहुत डिमांड में रहता है। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है, आने वाले समय में हमारे वहाँ भी रिसर्च होंगी और इन सारे जो हमारे रेशे वाले वनस्पतियाँ हैं इनकी मदद से हमारे वहाँ भी यान बनेगा, फैब्रिक बनेगा। फाइनली हम भी इनकी बड़े सारे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, कपड़े बना पाएंगे, पैकिंग मटेरियल्स बना पाएंगे, रस्सी जैसी चीज़ें बना पाएंगे, शो मटेरियल्स बना पाएंगे। तो ये सब करके हमें, हमारे राज्य को एक नए आय के स्रोत का सृजन होगा, लोगों का विकास होगा, राज्य आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया, इसमें आपका एनवायरनमेंट भी कवर हो गया, इसमें आपकी इकोनॉमी भी कवर हो गई, इसमें आपका रोजगार भी आ गया, इससे आपका पलायन भी रुक गया। तो कभी आपको कोई इसमें डिस्क्रिप्टिव सवाल लिखने को बोलता है तो आप वहाँ एक एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे ये एक्सीलेंस सेंटर बन रहा है, ऐसी सेंटर्स और बने, इससे लोगों को नए नित्य नवीन टेक्नोलॉजीज का पता चलेगा। वो अपने छोटे छोटे खेतों में, जो कोई छोटा सा भी किसान है तो वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकेगा और आय के संसाधन जुड़ेंगे। जैसे आप कृषि में भी देखते होगे तो सरकार का प्रयास होता है कि उन्नत कृषि की जो टेक्निक्स हैं वो आपके दूरदर्शन के माध्यम से या अलग अलग अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जा सकें, जो कि वो अलग अलग नई नई चीज़ें अमलगमेट अपनी चीज़ों में कर सकें और उनसे अपने आय के संसाधन बढ़ा सकें। देखिए आपका एक जो है ये टॉपिक पूरा शॉर्ट स्टोरी से तैयार हो गया और आपके 8-10 सवाल ओवरऑल आप इससे कर सकते हो अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप हर चीज़ को लिंक करें, हर चीज़ की स्टोरी को याद करें। आप सिर्फ एक एग्जाम को लेके ना चलें, एक एग्जाम को भी लेके चलते हैं तो भी आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगला सवाल है, कांडली उत्सव कितने वर्ष बाद होता है? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांडली उत्सव क्या होता है। आप अगर सिर्फ इतना तैयार करके चले गए कि ये कांडली उत्सव कितने वर्ष बाद होता है तो आपने याद कर लिया, रट लिया आपने, 12 साल बाद होता है, 12 साल में एक बार होता है। लेकिन अब जैसे ही वो इसको घुमाएगा, वो इतना ईजी नहीं पूछेगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, वो इतना इतना ईजी कोई नहीं पूछेगा आपसे। वो आपको ये पूछेगा कि ये क्यों मनाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांडली है क्या, इसको बनाते ही क्यों है, इसको बनाते ही इस नाम से एक पुष्प है, कांडली पुष्प।
जो 12 साल में एक बार खिलता है, जब खिलता है तो उसका सेलिब्रेशन होता है। अब तीसरा सवाल ये बनता है कि ये कांडली पुष्प होता कहाँ है? अभी जो कांडली पुष्प है ये पिथौरागढ़ की घाटियों में होता है। अब देखो तीसरा सवाल आपका ये तैयार हो गया कि कहाँ होता है। पिथौरागढ़ की घाटियों में होता है, इसका ये मतलब है कि ये ऊंचाई वाले क्षेत्र पे होता है। अब ये कहते हैं कि जब ये 12 साल में एक बार खिलता है तो जो घाटियां हैं वो लालिमा युक्त हो जाती हैं, जो उसकी नीलिमा है बिल्कुल, जो हिंदी के बड़े अच्छे सुंदरता को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, शायद ही किसी और भाषा में होंगे। तो उन घाटियों में जो लालिमा है, जो नीलिमा है, उसकी आभा इतनी सुंदर होती है, बोलते हैं वो बहुत रमणीय होती है, अलौकिक होती है, ऐसे शब्द उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये 12 साल में खिलता है और ऐसा लगता है जैसे घाटी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहन लिए हों, चटकीले वस्त्र पहन लिए हों, ऐसा स्वरूप इसका आता है। और एक महत्वपूर्ण इसमें और सवाल आता है कि पिथौरागढ़ के जिन क्षेत्रों में होता है ये सब अच्छी हाइट, अच्छे एल्टीट्यूड की प्लेसेस हैं, हाई एल्टीट्यूड्स की प्लेसेस हैं। तो जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, जो उनकी वेशभूषा है वो तिब्बती लोगों से और मंगोलों से बहुत मैच करती है। और जब ये भी आप 2 लाइन पढ़ रहे हो ना, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हाई एल्टीट्यूड्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, जम्मू कश्मीर के हों, हिमाचल के हों, लद्दाख के हों, इन सब में जो हायर एल्टीट्यूड्स में लोग रहते हैं, इनका जो शारीरिक बनावट है वो मंगोलों जैसी होती है। हमारी शारीरिक बनावट में हमारे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी प्रकृति का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके हिसाब से ही जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस लोगों में होते हैं और धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में सस्टेन करने लायक हमें हमारी प्रकृति बना देती है। तो ये लोग तकरीबन एक जैसे होते हैं, इनकी लोक संस्कृति मिलती जुलती हैं, इनका खान पान कुछ मिलता जुलता है, इनके वस्त्र आभूषण पहनने का तरीका एक जैसा है। इस तरीके से आप देखो, आपने इस चीज़ को भी पढ़ा तो आपको कांडली उत्सव बहुत अच्छे से तैयार हो गया। क्या होता है, क्यों होता है, कितने साल में होता है तो इससे क्या होता है, कौन लोग मनाते हैं, कौन वहाँ रहते हैं, क्या ये उत्सव है। एक उत्सव पे हम एक वीडियो हम प्लान किया हुआ है, एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, उत्सव और महोत्सव उसमें दोनों कवर करेंगे। और आपके महोत्सव और उत्सव कवर हो गए तो आपके 1 से 2 नंबर किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड के कहीं नहीं गए, अगर आपने पढ़ ली। इसी तरीके से सेट होते हैं, जब आपसे उत्तराखंड पूछेगा तो महोत्सव पूछेगा, मंदिर पूछेगा, रिवर के ऊपर कुछ ना कुछ पूछेगा, तो इसी तरीके से पूछेगा। ये सब चीज़ें तैयार करनी है, सोचना क्रिटिकली है, क्रिएटिवली है, उसको लिंक करके पढ़ना है, तो बहुत कम समय में और बहुत ऐसे लिंक करते हुए आप, इसका फ़ायदा कि आपने कोई चीज़ ऐसे लिंक करते हुए पढ़ी है, कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, अब ये आपके दिमाग में है, आप एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर लोगे, वो आपके आगे फिर काम आएगी। 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न पढ़ रहे हो उससे 4 5 7 क्वेश्चंस को ऐसे लिंक करो, इसी तरीके से पढ़ो, उसको इसी तरीके से सोचो और ऐसे ही अपने दिमाग में बैठा लो। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शंस हमने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात रखे हैं और इसका जो उत्तर है वो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये दिया है। इसको भी हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जब हम ये पुरस्कार वाला एक वीडियो बनाएंगे उसमें इसको कवर करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमें एक कैटेगरी के अंदर मिला है, और जो वैसे ओवरऑल अवार्ड मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है, हमें कैटेगरी में मिला है कि ईज ऑफ फिल्म शूटिंग इन उत्तराखंड और टूरिज्म फ्रेंडली स्टेट, इस तरीके से हमें कैटेगरी के अंदर ही मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। अब 8वां सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राज्य में एयर एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता हुआ है? वो समझौता भी लिख सकता है, एमओयू भी लिख सकता है, वो एमओयू भी लिख सकता है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए एमओयू क्या होता है, क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कभी भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एमओयू हमेशा कई जगहों पे मिलेगा। एमओयू होता है मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आपको पता होना चाहिए मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। ये दो जो विभिन्न पक्ष होते हैं उनके बीच में जो भी समझौते के कागज होते हैं एमओयू होते हैं, जो एक कॉमन पॉइंट पे वो पहुंचे होते हैं किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को लेके, उस पेपर को एमओयू बोलते हैं। तो ये जो एमओयू है इसमें जो ऑप्शंस हैं हमारे, किसके साथ हुआ है? नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, या इनमें से कोई नहीं, तो ये नॉर्वे के साथ। जब भी कभी आप ऐसे कुछ गठबंधन वो एमओयू साइन हुए हुए देखेंगे तो मैक्सिममली आपको यूरोप की यही कंट्रीज मिलेंगे जो संभ्रांत हैं, डेवलप्ड हैं। तो ये हमारी एक जो नॉर्वे की जो एक कंपनी है, 27 सितंबर को ये लोग आए थे, तो जो इनका डेलीगेशन आया था उसने यहाँ हमारी इंडिया की सिक्स सिग्मा नाम से एक कंपनी है
उसके साथ ये एमओयू साइन किया था। अब इस एमओयू के तहत वो यहाँ पे जो है जो एस्टैब्लिश करेंगे, हेली एम्बुलेंस सर्विसेज एस्टैब्लिश करेंगे। पहाड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर कोई अप्रिय घटना घट गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो जो शुरू के 1-2 घंटे होते हैं वो लाइफ सेविंग होते हैं, वो जीवन मृत्यु के बीच की दूरी होती है कि आपने 1-2 घंटे के अंदर अगर उसे स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करवा दी तो वो जीवन बच जाएगा, अगर आप नहीं पहुँच पाए तो आपके साथ कोई कुछ गंभीर कुछ घट जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हिली स्टेट्स हैं, जो आपके उत्तराखंड जैसे राज्य हैं या उत्तराखंड है, उसमें ये हेली एम्बुलेंसेस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ ऐसा हो तो त्वरित गति से ऐसी जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है वहाँ से लोगों को निकाला जा सके और वहाँ से लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं के लिए अस्पतालों तक पहुँचाया जा सके। तो ये भी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि पहाड़ों में आप देखेंगे बहुत नज़दीक पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाते, ट्रॉमा सेंटर्स नहीं बना पाते। अभी ट्रॉमा सेंटर के ऊपर भी बात करेंगे तो जैसे ट्रॉमा वर्ल्ड ट्रॉमा डे था आपका 17 अक्टूबर, ये भी आप याद रखिएगा। ये बहुत ये क्वेश्चन करते करते मुझे याद आ रहा है, जो 17 अक्टूबर है इसको वर्ल्ड ट्रॉमा डे बोलते हैं। और जब बात करते हैं हिली स्टेट्स की तो हमें नॉर्मल हॉस्पिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रॉमा सेंटर्स। हॉस्पिटल आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ तो आप सबसे पहले आप पेशेंट किस जो भी इस घटना में जो भी लोग चोटिल हुए हैं या जो भी इसमें हैं, उन लोगों को सबसे पहले आप ट्रॉमा सेंटर ले जाएंगे। तो ट्रॉमा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सबसे पहले लाइफ सेविंग चीज़ें की जाती हैं। मान लीजिए बहुत ब्लीडिंग हो गई, कुछ हो गई और आपको ब्रीथ करने में दिक्कत हो रहा है, तो वो आपको वेंटिलेटर पे डाल सकते हैं, अगर वेंटिलेटर पे डाल सकते हैं, मैनुअल वेंटिलेशन आपका हो सकता है। और जो यहाँ पे एम्बुलेंसेज होंगी इस सेंटर की, वो हाईली एफिशिएंट एम्बुलेंसेज होंगी, वो पेशेंट को जो है वेंटिलेटर पे डाल के एक हायर सेंटर्स तक ले जा सकेंगी। तो ये ट्रॉमा सेंटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है हिली स्टेट्स में। तो वर्ल्ड ट्रॉमा सेंटर भी आपको, वर्ल्ड ट्रॉमा डे भी आपको याद रखना है 17 अक्टूबर। और ये जो हेली सर्विसेज, हेली एम्बुलेंस सर्विसेज है, इसकी इम्पोर्टेंस देखिए। आपको इस सारे डिस्क्रिप्शन से आप कभी आपको इसके ऊपर कुछ लिखने को बोला तो आप आराम से 5-7 लाइन्स लिख सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ऐसे स्टोरी में ही पढ़िए। आज का नवा क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत स्ट्रेट पूछेगा, बहुत ही सीधा प्रश्न पूछना होगा तो ऐसे पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इतने इजी प्रश्न अब बहुत कम होते हैं। अगर आप कोई पेपर उठाओगे तो 5 से 10% क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, वरना और सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपने किसी चीज़ को लिंक करके पढ़ा है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपसे इतना इजी पूछेगा और आपने ऐसे करके तैयार किया है तो आपको पता है नैनीताल, आप नैनीताल मार्क कर दोगे, लेकिन ऐसे नहीं पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन में दोनों इन्फॉर्मेशन डाल देगा, अपनी भी डाल देगा और जो आपको पता है वो भी डाल देगा। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जो नैनीताल में स्थित है, कितनी ऊंचाई पे है, बस आपकी दोनों दोनों इन्फॉर्मेशन तो खत्म कर दी उसने। आपको 1200 मीटर नहीं पता था, आपका सवाल गया। अब आपको अजीब सा होगा, मेरा पढ़ा हुआ सवाल भी था और मैं फिर भी नहीं कर पाया, नहीं था पढ़ा हुआ। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आपको 1200 मीटर भी पता होता। अब इसमें एक चौथी चीज़ और पूछ सकता है कि ये किन वन्य जीवों के लिए जो है कौन से प्राणी यहाँ पाए जाते हैं, तो आपको 2-3 नाम पता होने चाहिए कि यहाँ पे काला भालू जो है वो है, तेंदुआ है और साइबेरियन टाइगर है। ठीक, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका हर सवाल, जितने उसमें ऑप्शंस हैं, हर सवाल आपका 4-5 नए सवाल आपको दे देगा। इस तरीके से पढ़ें, आगे बढ़ें, सवाल हमेशा इसी तरीके से करने हैं। स्थित है और ये 124 मंदिरों का समूह है। इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है जागेश्वर के ऊपर प्रश्न। अब पता है कि ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछ दिया है कि जागेश्वर किस जिले में स्थित है। अब इसमें इस तरीके से प्रश्न को घुमाया जा सकता है, जो जागेश्वर मंदिर समूह है उसमें कितने मंदिर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 124 मंदिर हैं और जो ये मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ये मंदिर गुप्तकालीन या मध्ययुगीन युग का है। तकरीबन 2500 वर्ष पुराना ये मंदिर माना जाता है। और ये माना जाता है कि और जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं या जो स्टोन पिलर्स पे जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है,
इसमें पत्थरों में बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी के चित्र प्राप्त होते हैं और ये माना जाता है कि ये जो पिलर्स हैं ये 1st सेंचुरी BC के आसपास में बनाए गए हैं। जागेश्वर जो ये मंदिर है इसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर जो है 125 तो मंदिर समूह है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, 125 मंदिर समूह है और 174 के तकरीबन यहाँ पर मूर्तियाँ स्कल्पचर्स हैं। 174 ये भी आपको याद रखना है। और जो अधिकतर मूर्तियाँ हैं वो शिव और पार्वती की हैं। अधिकतर मूर्तियां शिव और पार्वती की हैं और जो यहाँ पत्थर हैं उनमें अलग अलग तरीके के 25 इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। यहाँ की दीवारों में और पत्थरों में जो उकेरे गए हैं वो 25 अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं। आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 11, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है? इसके जो ऑप्शंस हैं पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो इसका उत्तर है ये है पिथौरागढ़। ये जो पुल है ये भारत नेपाल सीमा पर है। इसकी जो कुल लंबाई होगी वो 110 मीटर की होगी। साथियों हमें जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान का नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, तो हमें नेपाल के साथ बहुत सामंजस्य बिठा के अपनी जो है एक्सटर्नल पॉलिसीज़ या फॉरेन पॉलिसीज़ डिवाइस करनी पड़ती हैं और इस तरीके से करना पड़ता है कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहें। और जो इस पुल का शिलान्यास हुआ है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। सबसे पहला प्रश्न बनेगा किस जिले में है, तो आपने वो पढ़ लिया पिथौरागढ़ में है। फिर बनेगा ये डबल लेन है या सिंगल लेन है, तो ये डबल लेन है। और उसके बाद ये बनेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 110 मीटर है और इसको जो है अगले 1 साल के अंदर पूरा करने का एक समय रखा गया है। और ये बनाया इसलिए जा रहा है कि पिथौरागढ़ में रहने वाले लोगों का और नेपाल में रहने वाले लोगों का जो आवागमन है वो सुगम हो जाए। पढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल 12वां सवाल है, राज्य परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहन और निजी वाहनों से कितने प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा? अब इसके ऑप्शन हैं 2%, 3%, 4% या 1%। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1%। जो उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने ये प्रपोजल सरकार को दिया है कि जो भी व्हीकल्स बाहर की स्टेट के आएंगे उनसे एक ग्रीन सेस वसूला जाएगा जो 1% होगा। और जो ये ग्रीन सेस है ये यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को डेवलप करने में खर्च किया जाएगा। अब जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आई हैं, आने वाले समय में कोई भी राज्य अन्य राज्य के वाहनों से जो है एंट्री टैक्स नहीं ले सकता। अब एंट्री टैक्स नहीं ले सकता तो रेवेन्यू में कमी आएगी। तो इसके लिए जो हिल स्टेट्स हैं वो इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं और उत्तराखंड ने भी इसी तरीके से ये कोशिश की है रेवेन्यू जनरेशन की। और ग्रीन सेस की वसूली के लिए परिवहन विभाग जो है एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहा है। हाँ, एक ध्यान देने वाली बात इसमें और है, जो एक प्रश्न बनता है कि राज्य में आने, बाहरी राज्यों से आने वाले कौन से वाहनों से ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा? तो जो ग्रीन सेस है वो 2 व्हीलर और आपके ट्रैक्टर्स से नहीं लिया जाएगा। और जो ये पैसा ग्रीन सेस का आएगा, इसका प्रपोजल ये है कि ये सड़क सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों में इस पैसे को लगाया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न 13, राज्य आर्य वैधशाला ने राज्य में आयुष ग्राम बनाने के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया है। किसके साथ किया है? तो इसमें ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, असम या हिमाचल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, केरल के साथ। केरल के साथ सरकार ने ये राज्य आर्य वैधशाला बनाने के लिए एक MOU साइन किया है। जो MOU होता है वो मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ये वो पॉइंट्स होते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अब इसमें केरला के साथ मिलके जो हमारे वहाँ हाइड्रोपोनिक्स को डेवलप किया जाएगा। हाइड्रोपोनिक बेसिकली क्या होता है? बिना मिट्टी के कुछ उगाना। आजकल हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है ये बहुत बढ़ती जा रही है। इसमें ये होता है कि एक लिक्विड मीडियम के ऊपर पौधे को उगाया जाता है। इसमें मिट्टी नहीं होती है, ज़मीन नहीं होती है, सीधे पानी के ऊपर एक
नेट या जाल बना के पौधों को छोड़ दिया जाता है और वो वैसे ही ग्रो करती हैं जैसे कि ज़मीन पे ग्रो करती हैं। तो इस हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से जो है आपका उत्पादन करने के लिए केरल मदद करेगा। और जो ये वैधशाला बनेगी, यहाँ जो है जनरली जो है औषधीय पौधों को उगाया जाएगा, पौधों को उगाया जाएगा और ये आयुष ग्राम को स्थापित किया जाएगा इनकी मदद से। अगला सवाल है, हाल ही में किस जिले के शिक्षक प्रदीप नेगी को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सम्मानित किया है? ये आपने बहुत बार न्यूज़ में भी सुन लिया होगा कि प्रदीप नेगी जी को जो है अवार्ड मिला था। तो जो है इनको सबसे पहले इनको 5 सितंबर को अवार्ड मिला था। वो जो अवार्ड था वो इनको राष्ट्रीय स्तर पे मिला था, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार था, वो 5 सितंबर को मिला था। उसके उपरांत इनको उत्तराखंड में भी डॉक्टर जो हैं धन सिंह रावत जी ने सम्मानित किया है। इनका दोबारा से सम्मान हुआ है और जो ये हैं ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। आज का अगला सवाल 15वां सवाल है। अगला सवाल है, राज्य में कहाँ पर 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या अल्मोड़ा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है देहरादून। अब जो ये विरासत महोत्सव होता है इसमें बड़ी संख्या में कलाकार आते हैं, वो कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और जो ये कार्यक्रम है विरासत, इसका जो शुभारंभ है वो 5 नवंबर को किया जाएगा और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। आज का अगला सवाल है, देश की पहली राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई? अब इसके ऑप्शंस हैं मसूरी, रुड़की, हरिद्वार एवं देहरादून। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरिद्वार। और हरिद्वार में किन की देखरेख में ये हो रहा है? तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव की देखरेख और गाइडेंस में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें जो राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप है वो भल्ला कॉलेज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। तो आपको इसमें यही याद करने वाली चीज़ है कि इसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हरिद्वार में ये हो रही है और किनके गाइडेंस में हो रही है? तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव की देखरेख में हो रही है। आज का अगला सवाल है, राज्य के किस जिले की शेफाली नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है? जो उत्तराखंड स्टेट से हैं आपकी शेफाली, ये नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है। अब ये कौन से जिले की हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ये चंपावत की हैं, चमोली की हैं, नैनीताल की हैं, हरिद्वार की हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 हरिद्वार। शेफाली जो हैं ये हरिद्वार की रहने वाली हैं और इस समय अमेरिका ने इनको नीदरलैंड में अपना राजदूत बनाया है। इससे पहले भी ये बहुत महत्वपूर्ण पदों पे विराजमान रही हैं। ट्रम्प सरकार में भी ये वरिष्ठ पद पर थी और ये राजनीतिक कार्यकर्ता रही हैं, भारतीय मूल की हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है, कई बार इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, थोड़ा इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो इनका पूरा नाम है शेफाली राजदान तुगल। हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा सब अमेरिका में ही हुई है। मियामी विश्वविद्यालय से इनने ग्रेजुएशन किया है, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से इनने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो इनकी जितनी भी शिक्षा दीक्षा है वो अमेरिका में ही हुई है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाएगी? अब जो इसके ऑप्शंस हैं 2%, 3%, 4% या 5%। अब जो इसका सही उत्तर है वो 4% है। ये लगातार इस समय न्यूज़ में बना हुआ था। उत्तराखंड जो सरकार है वो खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देगी। अभी ये प्रस्तावित है, अभी ये हुआ नहीं है, अभी ये प्रस्तावित है। अभी क्यों देगी? ये इसलिए देगी जिससे कि जो ये हैं इन खिलाड़ी, इनका जो जीवन है वो अच्छे से गुजर बसर हो सके। कई राज्यों में ये और ज़्यादा है। झारखंड ने जो है ओबीसी समुदाय को 27% रिजर्वेशन दिया था और शायद अब इसी चीज़ से प्रेरित होकर अन्य राज्य भी खेल से संबंधित लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि लोगों की अभिरुचि खेल के तरफ बढ़ेगी और कहीं पे भी किसी के दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हम जो ये आपको ये पता होगा कि खेल के जीवन में एक बड़ा लिमिटेड टाइम स्पैन होता है। हर किसी का एक फिटनेस लेवल होता है, एक बहुत कम उम्र में रिटायरमेंट जो है स्पोर्ट्स से लोग ले लेते हैं। तो हर किसी के मन में एक भय होता है कि मैं आगे अपने जीवन में क्या करूँगा। तो इस प्रकार के रिजर्वेशन देने से ये होगा कि लोगों को सरकारी नौकरियां मिल सकेंगी
और यदि उनको सरकारी नौकरियां मिल सकेंगी तो उनके दिमाग में एक श्योरिटी होगी कि हम अपने स्पोर्ट्स को जो है निरंतरता से खेल सकते हैं और हमें अपने जो नित्य के खर्चे हैं उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला आज का प्रश्न है, आदित्य मंदिर कहाँ पे है? अब इसके ऑप्शंस हैं चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। तो ये जो आदित्य मंदिर है ये जो है आपका चंपावत जिले में है। अब हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है ये जो मंदिर है ये बहुत अहम माने जाते हैं और इन मंदिरों की जो स्थापना है, इसमें अगला जो प्रश्न है कि ये पूछा जा सकता है कि आदित्य मंदिर जो है ये किन के द्वारा बनाए गए हैं? तो जो इनकी स्थापना है वो चंद राजाओं ने 16वीं सदी में की थी और ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ शिव की पूजा की थी। ये माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ शिव की पूजा की थी। आज का जो अगला प्रश्न है वो तुंगनाथ मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो इसके ऑप्शंस हैं रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 रुद्रप्रयाग। इसे शिव का सबसे ऊंचाई में स्थित मंदिर भी माना जाता है। ये बहुत सुंदर मंदिर है और जो ये मंदिर है इसमें अगला सवाल ये पूछ सकते हैं कि तुंगनाथ जो मंदिर है वो कौन से पर्वत शिखर पे है? तो ये चंद्रनाथ पर्वत शिखर पे है और ये तकरीबन 3680 मीटर। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तुंगनाथ मंदिर कितनी ऊंचाई पे स्थित है। आप देखिए प्रश्न एग्जामिनर को घुमा के पूछना है, आपसे वो किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। आपसे जिला नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि वो कितनी ऊंचाई पे स्थित है, आपसे पूछ लेगा किस पर्वत पे है। पर्वत पूछेगा तो अब आपको पता है चंद्रनाथ पर्वत पे है। आपसे पूछेगा कितनी ऊंचाई पे है तो 3680 मीटर की ऊंचाई पे है। और जो ये मंदिर है ये भी शिव से ही संबंधित है। और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यहाँ जो शिव की मूर्ति है वो स्वयं शंकराचार्य जी ने स्थापित की थी और इस मंदिर में शिव के साथ साथ नंदा देवी मंदिर भी है। और ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ जाके ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश गंगा से जल गिर रहा हो। ये एक बहुत ही सुंदर सा मनमोहक चित्र प्रस्तुत करता है। आपको इस प्रकार से लगता है जैसे इस मंदिर में आकाश गंगा से जल की बारिश हो रही हो। हमारा आज का अगला प्रश्न है, राम चित्र पुस्तक के लेखक कौन है? आप इस नाम को अच्छे से सुनिए, राम चित्र पुस्तक। अब इसमें ऑप्शन है अरुण मुखर्जी, समीर गोयल, डॉक्टर मनीषा वाजपेयी या ममता शर्मा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका 3। इनका नाम है डॉक्टर मनीषा वाजपेयी। अब ये डॉक्टर मनीषा वाजपेयी ने क्या किया? डॉक्टर मनीषा वाजपेयी ने रामायण के जो 7 कांड हैं उनमें जो प्रसिद्ध चौपाइयाँ हैं उनका एक कलात्मक अभिव्यक्ति की है, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति की है और उन्होंने क्या किया है, इससे संबंधित चित्र बनाए हैं। और अभी जो इनके बनाए हुए इनका जो वर्क है इसकी जो प्रदर्शनी है वो दिल्ली के ललित कला अकेडमी में अभी हाल ही में लगी थी। इनने जो है रामायण की 108 चौपाइयों को 108 चौपाइयों का भी हिंदी एवं अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो इनका जो कार्य है वो पूरा रामायण के ऊपर है। इनने जो प्रसिद्ध चौपाइयाँ हैं उनका कलात्मक अभिव्यक्ति की है। उसके अलावा इनकी जो दूसरी चीज़ है, जो इनका एक कार्य है, ये दिल्ली में ललित कला अकेडमी में इसका प्रदर्शन हुआ है। उसके अलावा इनने अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में 108 चौपाइयों का अनुवाद भी किया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। आज का अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में वायुसेना और थल सेना का संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? इसमें ऑप्शन है देहरादून, उत्तरकाशी, चंपावत या अल्मोड़ा। तो जो ये अभ्यास शुरू हुआ है ये उत्तरकाशी में हुआ है। और कहाँ हुआ है? उत्तरकाशी में जो ये एयरफील्ड है इसको सौर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। सौर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुई है? 12 और 13 अक्टूबर को हुई है। किस किस के बीच में हुई है? वायुसेना और थल सेना के बीच में ये हुई है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की पर्वतारोही सविता कान का निधन हो गया है। उन्होंने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया था? अब जो इसके विकल्प हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 है माउंट मकालू, ऑप्शन 2 है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन 3 है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन 4 है
दोनों, यानी माउंट मकालू और माउंट एवरेस्ट। अब जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो आपकी सविता कांत थी, उनने माउंट मकालू और माउंट एवरेस्ट दोनों पे ही सफल आरोहण किया था। अब जो इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो सविता कंसवाल हैं, पर्वतारोही हैं, और इनको सभी जानते थे। इनने बहुत कम उम्र में इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा थी। अब इनका निधन कैसे हुआ है? तो इनका निधन एक एवलांच में हुआ है, हिमस्खलन में हुआ है। इनने 12 मई को जो है आपका माउंट मकालू और उसके 16 दिन के अंतराल में ही माउंट पहले इनने 12 मई को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और उसके 16 दिन के अंदर ही इनने माउंट मकालू का भी पर्वतारोहण करके एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। और ये जो है उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले की रहने वाली हैं। ये उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये एक पर्वतारोही जिनका करियर अभी बहुत लंबा होना था, उनका असामयिक निधन हो गया। इनने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये भी बोला था, एक रेडियो इंटरव्यू में बोला था कि ये अगले 2 साल में जो है बहुत जल्द सभी शिखरों पे चढ़ने का कीर्तिमान बनाना चाहती हैं, लेकिन इनका निधन हो गया। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रदेश में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति को कब लागू किया जाएगा? पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति, इसको लागू किया जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 20 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 1 नवंबर या 9 नवंबर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 9 नवंबर। प्रदेश में जो पहली बार इसका जो खाका बना है स्ट्रेट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति का, ये जो खाका है इसको तैयार किया है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और इसको कब इम्प्लीमेंट करना है? इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 9 नवंबर को होगा। 9 नवंबर जो हमारा राज्य का स्थापना दिवस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में संचालित होने वाली अटल आवास योजना किस वर्ग से संबंधित है? अब इसके हमारे को 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सभी। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आ चुका है। इसको अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसको जो है आपको बिल्कुल याद कर लेना है। जो अटल आवास योजना है वो अनुसूचित जाति से संबंधित है। अब उत्तराखंड राज्य में अटल आवास योजना पहले भी संचालित की जा चुकी है। उस समय इसको बंद इसलिए करना पड़ गया था क्योंकि जो इसकी राशि थी वो बहुत कम थी। तकरीबन 38,000 रुपये इसमें मिलते थे। अब आप खुद सोचिए 38,000 रुपये में कैसे किसी का आवास बनेगा। अब दोबारा से इसको संचालित करने की बात की जा रही है। अब जो है इसका संचालन जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पे होगा। कैसे होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पे होगा। आपका आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव को गोद लेने के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसके विकल्प हैं निवृत्ति यादव, नरेश यादव, संजय सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है निवृत्ति यादव। अब इनको जो है पुरस्कृत किया किसने? पुरस्कृत किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो हमारे पहले सीडीएस थे जिनकी डेथ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी, उनके गांव को इनने गोद लिया है और इस कारण इनको जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जो निवृत्ति यादव हैं ये जो हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार भी रह चुके हैं। उसके अलावा डॉक्टर हरिवंश राय जो बच्चन प्रतिष्ठान है ये उसके संस्थापक भी हैं। आज का अगला सवाल है, राज्य के हीना थापा का 41वीं नॉर्थ जोन पिस्टॉल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। वो संबंधित हैं। अब वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? रुड़की से हैं, ऋषिकेश से हैं, मसूरी से हैं या हल्द्वानी से हैं? तो इसका सही उत्तर है हीना थापा जो हैं वो ऋषिकेश जिले से संबंधित हैं। अभी हाल ही में 41वीं नॉर्थ जोन पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर रेंज के लिए इनका चयन हुआ है। हीना थापा जो है आपकी ऋषिकेश जिले के रेडफोर्ड स्कूल में 8वीं की छात्रा हैं। आप देखिए कितनी कम उम्र में हीना थापा का सिलेक्शन इस इवेंट के लिए हुआ है और कितना जो है आपका गोल्डन फ्यूचर इस बच्ची का रहने वाला है।
अब ये इस समय इस इवेंट में स्टेट का प्रतिनिधित्व करेंगी, इस प्रतियोगिता में ये उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में राज्य के डॉक्टर तरुण बेलवाल शामिल हुए हैं। अब जो ये डॉक्टर तरुण बेलवाल हैं, ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अल्मोड़ा से हैं, नैनीताल से हैं, चमोली से हैं, देहरादून से हैं। अब ये सवाल मेरे लिए बहुत सरल हो गया, मेरे अपने बहुत करीबी मित्र हैं, तो ये अल्मोड़ा से हैं। तो इनका जो ये इनको इस समय जो ये सम्मिलित हुए हैं, जो ये लिस्ट है अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ये लिस्ट जो है प्रकाशित की गई है, उसमें शीर्ष स्तरीय वैज्ञानिकों में इनका जो है 778वां जो है वो रैंक इनको प्रदान की गई है। और इस सूची में आके इन्होंने जो है क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके अलावा गढ़वाल के 3 अन्य वैज्ञानिक, गढ़वाल क्षेत्र के 3 अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस सूची में स्थान प्राप्त करके भारत का नाम रोशन किया है। और जो आपके पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान है, उससे संबंधित तरुण बेलवाल रहे हैं, इनने अपना रिसर्च वर्क यहीं से किया हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के SC जोशी का राष्ट्रीय महिला शूटिंग टीम में चयन हुआ है, वो किस जिले के हैं? ये जो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको कवर करने ही करने हैं। यदि आप स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं तो आपको 1 नंबर स्पोर्ट्स का तो पक्का हो जाता है, वो तो पूछना ही पूछना है। तो जो ये सवाल है वो है, हाल ही में राज्य के SC जोशी का राष्ट्रीय महिला शूटिंग टीम में चयन हुआ है, वो किस जिले से हैं? अब जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है चंपावत, देहरादून, चमोली या पिथौरागढ़। तो जो आपके SC जोशी हैं वो पिथौरागढ़ से सम्मिलित हैं। वो कहाँ से सम्मिलित हैं? पिथौरागढ़ से संबंधित हैं, ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। और जो है अब ये आज का अगला जो प्रश्न है, वैली ब्रिज किसको किससे जोड़ता है? इसके ऑप्शंस हैं चंपावत को चीन से, उत्तरकाशी को चीन से, चमोली को चीन से या पिथौरागढ़ को चीन से। अब जो इसका सही उत्तर है वो है पिथौरागढ़। अब जो ये वैली ब्रिज है, इसमें हाल ही में जो है एक दुर्घटना हो गई थी, इसमें एक डंपर सामान से लदा हुआ जा रहा था और उस डंपर के भार की वजह से जो ये पुल है ये टूट गया। आज का अगला सवाल है, ऋषिकेश के विकास के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के बैंक को प्रस्ताव भेजा है? अब इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, जापान या इनमें से कोई नहीं। अब जो इसका उत्तर है वो है जर्मनी। ऋषिकेश के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं और इसको जो है जर्मन बैंक को इसका ये प्रस्ताव भेजा है। अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में नारायण मंदिर स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, दुर्ग या बागेश्वर। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा चमोली जनपद। क्या हो जाएगा? चमोली जनपद। अब इस मंदिर की जो खास विशेषता यह है कि यहाँ पे भगवान नारायण या भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है एग्जाम के लिए, वो इसलिए हो जाता है कि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो है जो प्रतिमाएं हैं उनमें जो परिधान हैं वो महिलाएं पहनाती हैं और इसी वजह से ये खबरों में आया है। चमोली जनपद में है और 11,000 फीट की ऊंचाई पे है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका और है कि ये जो मंदिर है ये 500 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 500 साल पुराना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम के लिए। वो ये हैं, एक तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे ईश्वर की प्रतिमाओं में जो वस्त्र हैं वो महिलाएं बदलती हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये 11,000 फीट की ऊंचाई पे है। और तीसरी विशेषता ये है कि ये तकरीबन 500 साल पुराना है। आज का अगला सवाल, नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की एक सूची थी जिसमें टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया था। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए गए थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सैनिटेशन, उन सब पैरामीटर्स पे जो है रैंकिंग होनी थी। तो इन रैंकिंग, अब जो इन फैक्टर्स में जो स्टेट अपने को बहुत तेज इम्प्रूव करते चले गए उनको वो रैंकिंग ऑर्डर में ऊपर स्थान मिला है।
तो इसमें जो है हरिद्वार जिले को नीति आयोग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, आकांक्षी मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो एस्पिरेशनल है, अभी पीछे है लेकिन बहुत अपने सारे फैक्टर्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो फिर वो इस लिस्ट से हट जाएगा, वो एक समृद्ध डिस्ट्रिक्ट के तौर पे जाना जाएगा। अब जो हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 जिलों में जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब जो एक सवाल इसमें बनता है कि आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई है? ये 2018 से शुरू हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप भी मैं सजेस्ट करूंगा कहीं पे लिख लें और इसको याद कर लें। अब जो इनकी जो रिपोर्ट है 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें चोरी हुई संपत्ति के सामान की रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब इस सवाल को एक बार आप दोबारा से फिर से सुनिए कि जो आपका एनसीआरबी है उसमें 2021 की एक रिपोर्ट आई है, उसमें अलग अलग स्टेट्स को जो है वो रैंकिंग दी हुई है किसके बेसिस पे कि वो चोरी के सामान को कितने जल्दी रिकवर कर पाते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें उत्तराखंड को पहला रैंक प्राप्त हुआ है। अब इसमें जो सेकंड नंबर है वो तमिलनाडु का है, थर्ड नंबर हिमाचल का है, तो आपको पहले 3 पता होना चाहिए, बस इतना बहुत है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस पर अंतरराष्ट्रीय ओएसिस वर्ल्ड अवार्ड से किस शिक्षक को सम्मानित किया गया? तो ये भी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद ही करना है। जो इनका नाम है डॉक्टर लखीराम, और जो डॉक्टर लखीराम हैं ये हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो बादशाही थौल वाला जो इसका परिसर है उसमें ये विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान के जो हैं विभागाध्यक्ष हैं, और ओएसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा इनको अंतर्राष्ट्रीय ओएसिस अवार्ड प्रदान किया गया है, और इसके अलावा भी इनको अभी तक बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है? तो इसको भी बिल्कुल आपको याद कर लेना है। इस बार जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है उसमें उत्तराखंड से 39 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अब जो राज्यपाल शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने आपके 39 शिक्षक और शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किया है। किसने दिया है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय पुरस्कार। अब जो इसके अलावा जो इस बार 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं जो राष्ट्रपति मुर्मू ने दिए हैं, उसमें टोटल जो ये अवार्ड्स मिले हैं ये कितनों को मिले? 46 को मिले हैं नेशनल लेवल पे। इन 46 में से 2 टीचर्स जो हैं वो उत्तराखंड के भी हैं, 2 टीचर्स उत्तराखंड, ये हम बात कर रहे हैं नेशनल की। शैलेश मटियानी में जो हैं वो 39 शिक्षक हैं, वो उत्तराखंड के हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो जो है वो अवार्ड जो मिला है नेशनल लेवल पे वो 46 टीचर्स को मिला है। इन 46 टीचर्स में 2 टीचर्स जो हैं वो उत्तराखंड के भी हैं। अब इनका नाम आपको याद ही हो गया होगा, एक बार तो हमने अभी एक प्रश्न में पहले भी इसको पढ़ लिया है। एक हैं आपके प्रदीप नेगी और दूसरे हैं आपके कौस्तुभ चंद्र जोशी, ठीक है ना। अगला सवाल है, राज्य में कहां पर पहली बार वन्य जीवों के मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाया जाएगा? ये प्रपोज्ड है। अब इसमें राज्य के वन जीवों की मूवमेंट के लिए जो है कुमाऊं मंडल में अंडरपास बनाए जाएंगे। ये कुमाऊं मंडल में बनेंगे, अंडरपास बनेंगे। इससे होगा क्या? मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट कम होगा। अभी क्या होता है कि जानवरों के लिए पास नहीं है, रोडें निकल गई हैं जंगलों के बीच से भी, तो जानवरों के लिए जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। कई बार वो गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं, कई बार वो डर से जा नहीं पाते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं। तो ये ग्लोबली ये चीज़ें हुआ करती हैं जो अभी यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जो ये कुमाऊं के अंदर बहुत जगहों पे अंडरपास बनाए जाएंगे जिससे कि जो जंगली जानवर हैं वो आराम से जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकें। आज का अगला सवाल है, हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है तीरथ सिंह रावत। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, उनको जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। और ये किस क्षेत्र में उनको दिया गया है? ये उन्हें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है।
अब आज का हमारा अगला सवाल है, उत्तराखंड के कितने स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसमें ऑप्शन है 10, 20, 35, 26। तो इसका आंसर है 26 स्कूलों को। ये भी बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है, याद कर लेना है। जो 26 स्कूल हैं जो राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड दिया किसने है? जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल और बच्चों को प्रधान, ये जो है ये अवार्ड दिए गए हैं। अब अगला सवाल है, हाल ही में पौराणिक पैदल मार्ग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किसने किया है? इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। ये जो है मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ। हाल ही में पौराणिक पैदल मार्ग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किसने किया? तो जो है इस पुस्तक का जो विमोचन है वो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। आज का हमारा अगला सवाल है, केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितना प्रतिशत उत्तराखंड को मिलेगा? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माउंटेनरिंग से जो रेवेन्यू आता है, इसके जो पासेस बनते हैं, जो फीस होती है, इन सब से जो पैसा आता है वो अभी जाता कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड को जो ये चीज़ें हैं, एडवेंचर टूरिज्म, माउंटेनरिंग, इन सब से होने वाली जो आय है उसका कितना हिस्सा मिलेगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 20, 20, 25, 30, 35। तो इसका जो सही आंसर है वो है 25%। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? उत्तराखंड को 25% जो है वो दे देगी। अब इसमें हुआ क्या है कि अभी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि यहाँ पे पर्वतारोही आएँ, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए क्या किया है? जो एक्सपेडिशन शुल्क होता था उसको भी समाप्त कर दिया है, जो कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्वतारोही आए और यहाँ इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ के टूरिज्म का विकास हो। आज का जो अगला सवाल है, हाल ही में राज्य में कहाँ पर 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स के जितने सवाल आ रहे हैं उनको बिल्कुल मगअप कर लेना है, वो चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं। जो 26वें नेशनल स्पोर्ट्स है क्लाइंबिंग चैंपियनशिप है वो आपकी उत्तरकाशी में जो है वो उत्तरकाशी में होगी। अब ये जो है वो है कौन सी? 26 नेशनल स्पोर्ट्स है ये, 26 नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है ये। इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकता है ये कौन सी है, कहाँ हुई, ये सारे लोग पढ़ के रखेंगे कहाँ हुई, उत्तरकाशी में हुई। और ये भी याद होना चाहिए कि कौन से नंबर की थी, तो ये 26वें नंबर की थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रपति जी ने शौर्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं जो भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कैप्टन हैं, जिनका नाम है कैप्टन देवेश जोशी। उनको अदम्य साहस एवं नेतृत्व के लिए स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने शौर्य पुरस्कार दिया है। अब किस इवेंट के वजह से ये अवार्ड मिला है? वो ये था कि झारखंड में ये पोस्टेड थे और झारखंड में देवघर एक जगह है, वहाँ पे एक रोपवे जो है वो बीच में जो है खराब हो गया, उसका एक हिस्सा टूट भी गया, तो उसमें इनने 21 पर्यटकों की जान बचाई थी। तो इनके इस कार्य के लिए इनको राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा शौर्य पुरस्कार जो है दिया गया है। अब आज का अगला सवाल है, स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के कितने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसमें उत्तराखंड के जो हैं आपके 6 पुलिस अधिकारी हैं जिनको स्वतंत्रता दिवस पर सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। अब नैनीताल पुलिस दूरसंचार के जो हैं एसपी गिरजाशंकर पांडे, उनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया। वहीं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस उपाधीक्षक एसडीआरएफ कमल सिंह पवार को पुलिस पदक से नवाजा गया। अब इन दो नामों को भी आप अच्छे से कहीं पे लिख लें और इनको भी याद कर लें। बहुत ज़्यादा चांस तो नहीं है लेकिन ये आ सकते हैं, आ गए तो आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे, आप नाम में परेशान हो जाओगे कौन सा नाम किसका था। अब अगला सवाल है, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, यह है एसएसए, इसकी भी आप फुल फॉर्म बिल्कुल याद कर लेना, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अब जो ये है आपकी कॉमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी,
आपकी ये जो है भारत की जो पहली कॉमर्शियल वेधशाला है, जिसको कॉमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी, जो भारत की पहली वाणिज्यिक आंतरिक स्थिति परक जागरूकता वेधशाला होगी। हमारा आज का अगला सवाल है, उत्तराखंड में एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा बनाया जा रहा है, इसकी लंबाई कितनी है? अब जो ये गलियारा बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, ये 12 किलोमीटर है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, वही वाली चीज़ है कि ये गलियारे बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे होता ये है कि जैसे आपने हाथी का सुना होगा, एलिफेंट कॉरिडोर्स होते हैं, उन कॉरिडोर्स में जानवरों को आदत होती है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। और वैसे भी कई सारे जो जानवर हैं वो बड़े माइग्रेटरी होते हैं, एक सीज़न से दूसरे सीज़न में इधर से उधर जाते रहते हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है सरकार का कि वो जो है ये गलियारा बना रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, किस राज्य द्वारा संस्कृति ग्राम को विकसित किया जा रहा है? अब जो इसका उत्तर है, इसमें हमने ऑप्शंस नहीं रखे हैं क्योंकि ये एकदम याद करने वाला प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है वो है, उत्तराखंड राज्य द्वारा संस्कृति ग्रामों को विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? उत्तराखंड जी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें आपके प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे? ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसमें एक चीज़ ये भी पूछी जा सकती है, वर्ल्ड ट्रॉमा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ट्रॉमा डे जो है हम 17 अक्टूबर को करते हैं। मतलब कल हमने ये जो है ये हमने 17 अक्टूबर हमने परसों ये आपका सेलिब्रेट किया था। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं टू रेज वॉइस टू सपोर्ट ट्रॉमा विक्टिम्स एंड एजुकेट देम। अभी ट्रॉमा सेंटर्स की उपयोगिता क्यों है इतनी ज़्यादा? अब देखो साथियों, पहाड़ों में क्या होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं तो हमारे पास ऐसी मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि हम उनको जल्द से जल्द किसी अस्पताल में पहुंचा सकें। हमें अस्पताल पहुंचाने में जो कुछ घंटे लग जाते हैं, दे आर द मोस्ट वाइटल पीरियड और टाइम इन विच अ पेशेंट शुड गेट गुड फैसिलिटीज़। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो जाती है कि वो समय पे अस्पताल या किसी क्रिटिकल सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए, जो पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए क्रिटिकल केयर सेंटर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्रिटिकल केयर सेंटर होंगे तो ये आपको तात्कालिक प्रभाव में आपकी स्थिति इस तरीके की बना देंगे कि आप वहाँ से वेंटिलेटर पे या किसी भी तरीके से एक बड़े अस्पताल तक पहुँच सको और आपकी जान बचाई जा सके। और ये बिल्कुल याद करिएगा कि वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 17 अक्टूबर को किया जाता है। और इसका थीम जो होता है वो थीम ये होता है कि सपोर्ट ट्रॉमा विक्टिम्स, जो ट्रॉमा के विक्टिम हैं उनका सपोर्ट करें, उनको एजुकेट करें, और उनको जो लोग हैं, जो हमारे आसपास समाज में लोग हैं, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के सारे जो तरीके हैं वो बताए जा सकें कि उनको किस किस प्रकार से ट्रॉमेटिक इंजरीज आ सकती हैं और उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ और बन जाती है कि जो सरकार ने जो प्रस्तावित किए हैं क्रिटिकल केयर सेंटर, वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो वो 7 जिलों में 7 क्रिटिकल सेंटर्स जो हैं वो बनेंगे। पहला आपका जो है वो जो 7 जिलों में सबसे पहला है चंपावत में, बागेश्वर में, नैनीताल में, चंबोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। यहाँ आपके क्रिटिकल केयर सेंटर्स की स्थापना होगी। अब हमारा आज का अगला सवाल है, उत्तराखंड उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? ये तो मुझे लगता है हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को आता ही होगा। तो इसमें हमारा जो स्टेट है वो फर्स्ट रैंक पे आता है। ठीक है, अब जीआई बोर्ड बनाने का फ़ायदा क्या होता है? जीआई बोर्ड बना के हम क्या होता है, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिकल इंडिकेटर, हम किसी चीज़ को जीआई देके जो है उसकी जो है ब्रांड वैल्यू बोलें या उसकी ओवरऑल वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं। अभी जीआई टैग मिलके उनकी एक चीज़ हो जाती है कि दीज थिंग्स आर ऑथेंटिक टू दीज प्लेस ओनली, और जीआई टैग होने की वजह से हम उसको एक अच्छी कीमत में बेच पाते हैं और जो हमारे
किसान हैं या जो हमारे छोटी इंडस्ट्रीज़ में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है, राज्य के स्थानीय उत्पादों की पहचान और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए जीआई बोर्ड भौगोलिक संकेत गठन का खाका तैयार कर लिया गया और इसे आगामी कैबिनेट में जो है वो मंजूरी मिलेगी। ये इसका फैक्ट था कि ये अभी पास नहीं हुआ है, प्रस्तावित हुआ है, और जो अगली कैबिनेट होगी उसमें इस बिल को रखा जाएगा। आशा है कि ये पास हो ही जाएगा। इसमें ऐसी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोवर्शियल नहीं होती हैं, तो इसमें आपका जो है विपक्ष भी साथ देता है, और ये वाकई एक बड़ी अच्छी पहल है जिसमें सभी को हाँ अपना जो हामी है वो भरनी चाहिए। हमारा जो आज का अगला सवाल है वो है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे छोटा गिटार बना के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? अब जो ये हैं, ये जो युवक हैं, ये इनका नाम है प्रकाश चंद्र उपाध्याय। प्रकाश चंद्र उपाध्याय। और ये हैं कहाँ से? ये हल्द्वानी से हैं, और ये आर्टिस्ट हैं, और ये गिटार बना के जो है इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है। अब जो इनने ये डिवाइस बनाया था, किससे बनाया था? इसमें इनने चंदन की लकड़ी यूज़ की थी, और तांबा यूज़ किया था, और एल्यूमिनियम यूज़ किया था, है ना। ये सारी चीज़ लेके इनने ये गिटार बनाया था, और इस गिटार को बनाने की वजह से इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया। देश के पहले हिमालयन स्पाइस गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? अब इसका जो उत्तर है वो है अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में। अल्मोड़ा जनपद के नैनीताल में हिमालयन स्पाइस गार्डन, हिमालयन स्पाइस गार्डन की स्थापना की गई है, की स्थापना की गई है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक रानीखेत में और भी क्या क्या चीज़ें थी हम आपको और भी पढ़ाएंगे। यहाँ घास से रिलेटेड भी एक वो था कि जहाँ अलग अलग विभिन्न प्रजाति की घासें उगाई जाएंगी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान का टैगलाइन क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अभी से नोट कर लो। ये 1 से 2 एग्जामों में अगले 2023 में पक्का पूछा जाएगा। अब जो इसका उत्तर है, हम कब जो है मुक्ति अभियान है इसको कब से कब तक मना रहे हैं? तो ये 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच, 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच हम इसको जो है ये अभियान चलाया गया। इस अभियान में ये था, मुक्ति अभियान इसका नाम था। तो इस मुक्ति अभियान का जो थीम था वो ये था, इसके तहत जो है भिक्षा मांगने में संलिप्त जो बच्चे हैं, जो भीख मांगते हैं, उन बच्चों को प्रेरणा देनी है। क्या प्रेरणा देनी है? कि वो पढ़ाई करें और आगे बढ़ें जीवन में, और भिक्षावृत्ति में संलिप्त ना हो। हमारा आज का अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस जिले में बॉटनिकल गार्डन में एक कैक्टस गार्डन बनाया गया है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर है, उत्तराखंड के नैनीताल में जो है आपका नारायण नगर है। ये क्या है? ये नारायण नगर, नारायण नगर बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन है। इसमें 50 से भी ज़्यादा प्रजाति के कैक्टस जो हैं वो लगाए गए हैं, और ये नैनीताल में स्थित है। आशा है ये करंट अफेयर्स आपको याद हुए होंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। घर के बुजुर्गों, इष्ट देव एवं गोलजू महाराज की कृपा सब पे बनी रहे। जय हर हर महादेव।